हेलो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। और आज हम इस टॉपिक में डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म देखेंगे। यहाँ मैं बताता चलूँ कि इस डीएनए रेप्लिकेशन के साथ जुड़े जो टॉपिक्स है, जैसे कि मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि इट इज सेमी कंजर्वेटिव, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, और द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जिसका हमने एक वीडियो बनाया है, मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ डीएनए। तो बात करता चलो मैं इस वीडियो में हम बहुत एलाबोरेट डिस्कशन करेंगे और हर वो तरीका हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे जिससे हम हमेशा के लिए ये मैकेनिज्म याद रखेंगे और हम इजीली इसको कभी भी अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकें। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम प्रीवियस नॉलेज को रिगेन करें, प्रीवियस नॉलेज में हमने देखा कि वाटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया डीएनए का, इसमें उन्होंने कहा कि मॉडल बनाते समय ये हमारे माइंड से एस्केप नहीं हुआ कि हम जो मॉडल प्रिपेयर करते हैं उसमें एक रेप्लिकेटिंग मैकेनिज्म भी होना चाहिए। नाउ हियर कंसीडर दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। एक स्ट्रैंड, जैसे कि हम जानते हैं कि एक स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड के पैरेलल में है और अपोजिट है डायरेक्शन में। तो एक का अगर डायरेक्शन है 5 प्राइम तो उसका दूसरा सिरा होगा 3 प्राइम OH, और दूसरे स्ट्रैंड की ओरिएंटेशन शुगर की होगी तो इस साइड पे 3 प्राइम OH होगा, तो ये स्ट्रैंड होगा 5 प्राइम OH। तो एज पर द वाटसन एंड क्रिक दे सेड दैट ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ये दो स्ट्रैंड्स अनवाइंड हो जाते हैं। नाउ दीज टू स्ट्रैंड्स अनवाइंड, तो इस तरीके से हम कहेंगे कि ये स्ट्रैंड यहाँ तक तो जुड़ा है और यहाँ पर इसकी अनवाइंडिंग हो रही है, और ये दो स्ट्रैंड्स एक्सपोज करती है अपनी नाइट्रोजनस बेसिस को, और यहाँ पर हम जानते हैं कि ये ब्रेक हुए हाइड्रोजन बॉन्ड्स और इसकी वजह से ये अपार्ट हो गए। किस तरीके से हुई, वही हमारा मैकेनिज्म है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल देते समय जो वाटसन एंड क्रिक ने बोला कि यहाँ पर ये स्ट्रैंड भी अपना नया स्ट्रैंड बनाएगा और ये स्ट्रैंड भी अपना नया स्ट्रैंड बनाएगा। इस तरीके से ये जो दो नए स्ट्रैंड्स बनेंगे, इस एक दो डॉटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो इसमें एक ओरिजिनल स्ट्रैंड पैरेंटल स्ट्रैंड होगा और दूसरा स्ट्रैंड जो होगा वो न्यू होगा। और ऐसी रेप्लिकेशन को कहा गया सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अगर दोनों स्ट्रैंड पैरेंटल ही रहते डॉटर मॉलिक्यूल्स में तब हम इसे बोलते कंजर्वेटिव, अगर नए बनते तब हम इसे बोलते नॉन कंजर्वेटिव। लेकिन ना तो ये कंजर्वेटिव है ना नॉन कंजर्वेटिव। यहाँ पर जो डॉटर मॉलिक्यूल बनते हैं इनमें एक स्ट्रैंड पैरेंटल होता है और दूसरा न्यू, जिसे हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। तो हमने इसकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी देखी विच वाज प्रपोज्ड बाय मेसेल्सन एंड स्टॉल इन केस ऑफ E. coli, that is prokaryotes, and Taylor et al. Proposed that in case of at chromosome level in case of eukaryotes. लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हम पॉइंट्स के हिसाब से चलेंगे और हर एक चीज पे हम बात करेंगे। यहाँ पर रेप्लिकेशन का मतलब है कॉपीइंग, जैसे कि यहाँ पर हुई। यहाँ पर जो डीएनए स्ट्रैंड्स पैरेंटल स्ट्रैंड्स है वो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो पैरेंटल डीएनए स्ट्रैंड वो एक मॉडल या एक टेम्पलेट की सूरत में रहता है, या हम कहेंगे बेसिस की सूरत रहता है। जिस तरीके से अगर हमें जेरोक्स करना हो किसी चीज का, अगर हमारी सर्टिफिकेट है जो ओरिजिनल है उसका जो जेरोक्स बनता है वो उसकी नई कॉपी है, इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। एक पैरेंटल डीएनए स्ट्रैंड, एक नया डीएनए स्ट्रैंड। तो जो पैरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है उसी पर नया स्ट्रैंड बनता है और यहाँ पर बेस कंप्लीमेंटरिटी हो जाती है कि यहाँ जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ए अगर इस पे होगा एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड तो उसके साथ थाइमीन वाला मिलेगा,
तो थाइमीन वाला होगा तो एडनीन वाला मिलेगा। इसी तरीके से गॉनिन है तो साइटोसिन, और साइटोसिन है तो गॉनिन। दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो पुराना जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है वो एज बेसिस बनता है यहाँ पर, जिस पर नया स्ट्रैंड बनता है एज पर कॉम्प्लीमेंटरिटी। तो इसी को हम कहते हैं दैट दीज पेरेंटल स्ट्रैंड्स दे एक्ट एज टेम्पलेट। रिमेंबर टेम्पलेट हम कहते हैं, उर्दू में अगर इसकी मीनिंग लें तो इसे सांचा कहते हैं, या हम मॉडल कहेंगे इसे, या मोल्ड। मोल्ड आपने देखा होगा तो मोल्ड भी कह सकते हैं। दीज आर द सिनोनिम्स, मॉडल, मोल्ड, एटसेट्रा ऑफ दिस टेम्पलेट। तो टेम्पलेट का यहाँ पर मतलब है कि दिस एक्ट्स एज द बेसिस ओवर विच द न्यू स्ट्रैंड इज बीइंग सिंथेसाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। नाउ यहाँ पर अब बात करेंगे हमें जरूरत क्या है इस रेप्लिकेशन में। एक तो अभी हमने कहा डीएनए मॉलिक्यूल, पेरेंटल डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड है, और यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड्स दे सर्व करेंगे एज टेम्पलेट्स। तो हमें यहाँ पर टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड्स चाहिए, तो टेम्पलेट के तौर पर हमें पेरेंटल डीएनए होना चाहिए। और इस पे जो नई सिंथेसिस होगी ईच स्ट्रैंड पे, इसके लिए पहला जो पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हमें एंजाइम्स की जरूरत है। तो यहाँ पर एंजाइम्स जो इन्वॉल्व होते हैं इस मैकेनिज्म में, उनको अच्छी तरह याद रखेंगे। देखिए मेरा, मैं यहाँ आपको ले रहा हूँ पॉइंट वाइज, ताकि आप इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को हमेशा के लिए रिमेंबर रखो करो, और कभी आपको मतलब रटा या गोटा मारने की जरूरत नहीं पड़े। तो आप जब भी चाहें अपने वर्ड्स में इसको एट लार्ज डिस्कस कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। तो पहली बात जो हम यहाँ पर करेंगे, एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहां पर पहला जो एंजाइम हमें चाहिए दैट वुड बी, हम यहां पर जो एंजाइम्स लेंगे वो जो काम करेंगे उसी तरतीब के हिसाब से मैं ले रहा हूं। तो पहला एंजाइम यहां पर हेलिकेज हम लेंगे। हेलिकेज एक ऐसा एंजाइम है जिसका ये फंक्शन है कि वो दो स्ट्रैंड्स के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उनको ब्रेक करता है। आप जानते हो कि एडेनिन और थाइमीन के बीच दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, एक स्ट्रैंड का एडेनिन दूसरे स्ट्रैंड के थाइमीन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखेंगे गॉनिन और साइटोसिन, ये आपस में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम है, वो वहां पर आता है, और इसे हम कहते हैं हेलिकेज। किस तरह वो करेगा वो हम बाद में जब हम मैकेनिज्म में लेंगे। तो पहला मैकेनिज्म हम स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन पहला पॉइंट हम इन एंजाइम्स के बारे में जान लें। इस हेलिकेज को एक दूसरा नाम भी हम देते हैं अनवाइंडेज। तो दीज आर आल्सो अनवाइंडेजेस। अनवाइंडेजेस का मतलब यहां पर हो कि ये यहां पर डबल हेलिकल मॉलिक्यूल के स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करता है और इनको खोलता है। तो हेलिकेज का काम है ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। तो इसके बाद जब दो स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे, एज यू नो दैट ये कोई सिंपल लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है, यहां पर दो स्ट्रैंड्स है इसमें, और दो स्ट्रैंड्स एक कॉमन एक्सेस के इर्द गिर्द बाउंड करते हैं, जस्ट लाइक ए ट्विस्टेड स्टेयरकेस। तो इसी तरीके से जब यहाँ पर दो स्ट्रैंड्स को खोला जाएगा, इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगी, तो उस समय यहाँ पर दो स्ट्रैंड्स इन खुल गए, तो इन्हें अगर छोड़ दिया जाए तो वह फिर जल्दी से वापस आ जाएंगे। तो इसके लिए एक टाइप का प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं SSBP। दीज आर कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो एक प्रोटीन टाइप प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यहां पर आ जाते हैं, वो सिंगल स्ट्रैंड के साथ बाइंड हो जाते हैं, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, तो SSB। तो इसके बाद एक और एंजाइम यहां पर इन्वॉल्व है जिसका नाम है टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज का काम है कि ये यहां पर जब एक स्पाइरली ट्विस्टेड मॉलिक्यूल, दो स्ट्रैंड्स का बना हुआ स्पाइरली कॉइल्ड मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम,
तो यहाँ पर जो ही ये खुल गया, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, इसके बाद हमने इनको अपनी जगह पे रखने के लिए तो यहाँ पर इसके साथ बाइंड हो गई SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, तो वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। और आगे चलकर जब ये खुलेगा, जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसे खोल देंगे तो यहाँ पर ये खुल जाएगा, आगे वाले साइड्स पे, दोनों साइड्स पे एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू द सुपर कॉइलिंग। तो आगे वाले साइड पे सुपर कॉइलिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। उस अनस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम आता है जिसका दूसरा नाम है निक एंड रिसीलिंग एंजाइम। निक एंड रिसीलिंग एंजाइम यहाँ पर आता है, जिसे हम कहते हैं टोपोआइसोमेरेज। इसका काम है कि ये एक स्ट्रैंड को काट देता है और काट कर ये यहाँ पर फिर से, जब इसमें से ये टेंशन कम हो जाता है, कॉइलिंग के द्वारा जो टेंशन यहाँ पर आता है वो कम हो जाता है, और फिर ये इसे सील करता है। रिमेंबर, विदाउट एडिशन और डिलीशन ऑफ एनी न्यूक्लियोटाइड्स, इसका काम है सिर्फ कट करना, और टेंशन जो है वो ड्यू टू सुपर कॉइलिंग वो निकल जाता है, फिर इसे सील करना। इसीलिए हम इसका निक एंड रिसीलिंग एंजाइम भी कहते हैं। निक मीन्स कट देना। तो यहाँ पर जो मैं अभी बात कर रहा था, अगर ये जो हमने यहाँ पर ये डीएनए मॉलिक्यूल लिया, चलिए मान लीजिए दीज आर द ये फास्फेट, शुगर फास्फेट बैकबोन, और यहाँ पर ये नाइट्रोजनस बेसिस आपस में बॉन्डेड है, दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और एक्चुअली ये जो होता है राइट हैंडेड टर्न में, ये डीएनए मॉलिक्यूल इस तरीके से होगा, इट वुड बी लाइक दिस, कॉइल्ड होगा। तो जब इसकी कॉइलिंग यहाँ पर, इसमें हेलिकेज कहीं पे काम, अभी जब हम देखेंगे ये कहीं एंड्स पर स्टार्ट नहीं होती है, बीच में स्टार्ट होती है। क्यों होती है वो सब बातें आज हम करेंगे यहाँ पर, लेकिन पहले यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें। जब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी, ये तो जो ये स्ट्रैंड्स है ये अलग अलग हो जाएंगे, तो फिर से ये वापस ना आ जाए, इसके लिए यहाँ पर SSB भी इनके साथ जुड़ गया तो वो उसे स्टेबल करता है। लेकिन जो आगे चलकर इनके खुलने की वजह से आगे जो साइड्स हैं, आगे जो पोर्शंस हैं, इन पे सुपर कॉइलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेंशन हो जाएगा। इसलिए वो कॉइलिंग खत्म करने, वो सुपर कॉइलिंग खत्म करने के लिए, उसकी वजह से अनस्टेबिलिटी जो होने वाली है वो खत्म करने के लिए यहाँ पर इन स्ट्रैंड्स को कट किया जाता है। और कट करने के लिए यहाँ पर टोपोआइसोमेरेज आता है, ये सुपर कॉइलिंग के जो टेंशन है वो खत्म हो जाता है, फिर इसे सील किया जाता है। बट रिमेंबर, विदाउट द एडिशन और डिलीशन ऑफ एनी न्यूक्लियोटाइड, कि यहाँ पर कोई न्यूक्लियोटाइड ना तो खत्म निकाला जाता है ना ऐड किया जाता है, जस्ट इसका काम है निक देना, तो टेंशन रिलीज करना और फिर जोड़ना। दैट वी आर कॉलिंग इट निक एंड रिसीलिंग एंजाइम। तो इसका काम यहाँ पर अगर बैक्टीरिया में हम देखेंगे, ये सारा काम एक एंजाइम करता है जिसे हम कहते हैं डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज का काम है ये सब कुछ। तो यहाँ पर कुछ एंजाइम्स और जो हमें अब चाहे, दो टाइप के एंजाइम्स हम लेंगे। एक को हम कहते हैं फास्फोरिलेज, फास्फोरिलेज, और दूसरे को हम कहते हैं पायरोफॉस्फेटेज, पायरोफॉस्फेटेज एंड फास्फोरिलेज। ये फास्फोरिलेज एंजाइम फास्फोरिलेशन करता है, जैसे कि अभी हम मैकेनिज्म में देखेंगे। एक सिस्टम हमारा है फास्फोरिलेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स तो ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स। तो वहां पर यह फास्फोरिलेशन के लिए एंजाइम है हमारे पास फास्फोरिलेज। इट एड्स फास्फोरस ग्रुप्स एट द 5 प्राइम पोजीशन। और ये पायरोफॉस्फेटेज ये रिमूव करता है, इट कन्वर्ट्स ट्राइफॉस्फेट nucleotide into monophosphate nucleotides by removing a pyrophosphate। pyrophosphate इस तरीके से होता है, दो फॉस्फेट जुड़े होते हैं, एंड नाउ दिस एक्ट्स हियर तो रिलीज, इसको कन्वर्ट करता है दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स में, और बहुत सारी एनर्जी इस बॉन्ड द्वारा निकलती है। वो एनर्जी कैसे यूज हो जाएगी अभी हम इसमें उस पर बात करेंगे। तो अभी हमने याद रखा कि यहाँ पर
एंजाइम ग्रुप एक और है फास्फोरिलेज जो फास्फोरिलेशन करता है, और पायरोफास्फेटेज जो पायरोफास्फेट को कन्वर्ट करता है इनऑर्गेनिक फास्फेट में और एनर्जी निकालता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें जो एंजाइम्स की जरूरत है वो एंजाइम है प्राइमेज। Primase, remember, primase is a special RNA polymerase. This is very important. Remember this. It is a special RNA polymerase. सीधे हम ऐसे नहीं कह सकते that it is an RNA polymerase, क्योंकि RNA polymerase का काम है RNA स्ट्रैंड बनाना, और RNA स्ट्रैंड जो स्टेबल होता है वो बनता है उस द्वारा। लेकिन ये स्पेशल टाइप का RNA polymerase है जो एक छोटी सी RNA की ओलिगोन्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है ये कुछ तकरीबन 10 न्यूक्लियोटाइड्स की एक छोटा सा चेन, जिसे हम कहते हैं प्राइमर, जिससे यहाँ पर जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए जो हमारा एंजाइम है यहाँ पर दैट इज आरएनए प्राइमेज, या सिंपली हम इसे कहते हैं प्राइमेज। इट इज अ स्पेशल आरएनए पॉलीमरेज व्हिच प्रोड्यूसेस एन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर एक बात मैं बता दूं कि ये प्राइमर्स जो बनते हैं ये कुछ देर के लिए रहते हैं फिर डिसोसिएट हो जाते हैं, क्योंकि इनको फिर बनना होता है। लेकिन जो मेन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है, वो मैसेंजर आरएनए बनाता है, और वो बहुत देर तक रहता है, क्योंकि उससे फिर साइटोप्लाज्म में जाकर वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है। तो यहाँ पर तो प्राइमेज की बात करें कि हमने, अब यहाँ पर हमें एक इम्पोर्टेंट एंजाइम चाहिए, एंड दैट एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए polymerase. As the term indicates, polymerase, an enzyme which causes polymerization. Now यहाँ पर इससे पहले मैं इस एंजाइम की बात करूं तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं ये पॉलीमराइजेशन कैसे होती है। जैसे कि हम जानते हैं दिस इज a pentose sugar and this is here deoxyribose। पोजीशन नंबर 2 पे OH ग्रुप नहीं होता है, पोजीशन नंबर 1 पे OH ग्रुप होता है, तो वो जुड़ता है एक नाइट्रोजनस बेस के साथ, चाहे वो नाइट्रोजनस बेस का नाइट्रोजन नंबर 1 हो या नाइट्रोजन नंबर 9 हो, जैसे कि पैरिमिडीन्स और प्यूरिन्स की बात कर चुके हैं हम। और यहाँ पर पोजीशन नंबर 3 पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और कार्बन नंबर 5, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 CH2OH है, वो बाहर रहता है। दिस द 5th कार्बन। इस OH के साथ with the help of an ester bond gets attached a phosphate group। एक phosphate group इसके साथ अटैच हो जाता है। So this becomes, अभी तक ये न्यूक्लियोसाइड था, अब जब ये फास्फेट इसके साथ जुड़ गया इट बिकम्स न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि यहाँ पर डिऑक्सीराइबोज है, सो इट इज ए डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। अब ये डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड अगर आप देखेंगे हमेशा 5 प्राइम पोजीशन पे ही फास्फेट होता है। तो अगर हम इसकी पोलैरिटी देखेंगे या डायरेक्शनलिटी, इट वुड बी 5 प्राइम फास्फेट 3 प्राइम OH। दैट इज 5 पोजीशन फास्फेट एंड 3 पोजीशन OH ग्रुप होता है। अब अगर आप दूसरा ऐसा ही न्यूक्लियोटाइड, चलिए यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस मान लेते हैं, एडेनिन है, कोई और नाइट्रोजनस बेस होगी यहाँ पर, तो ये अगर हम फिर से देखेंगे ये शुगर है, इसके कार्बन नंबर 1 के साथ ये नाइट्रोजनस बेस है, ये इसका OH ग्रुप है, तो ये इसका कार्बन नंबर 5 है, और इसके साथ जुड़ा है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ एन एस्टर बॉन्ड ये फास्फेट। तो चलिए ये फास्फेट ग्रुप लेंगे हम। अब ये इसका OH और इसका OH, ये कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, रिमूवल ऑफ वाटर, तो एक और एस्टर बॉन्ड बनता है। सो
दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो इस तरीके से एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ जुड़ गया, एक डाइमर बन गया। इसी तरीके से ट्राई और इसी तरीके से a polymer would be formed and such a process is called polymerization। और ये जो एंजाइम करता है उसी को हम नाम देंगे पॉलीमरेज। तो यहाँ पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स को जो जोड़ने के लिए और ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए जो एंजाइम है, दैट इज कॉल्ड द डीएनए पॉलीमरेज। फिर से मैं बेटा बता दूं कि डीएनए पॉलीमरेज इज एन पॉलीमराइजिंग एंजाइम which causes polymerization. It joins the nucleotides or deoxyribonucleotides by making or forming phosphodiester bonds, and in this way a polynucleotide chain is formed, so which is we call the one strand of DNA। इसी तरीके से दूसरा strand भी बनेगा। But we should remember here that this DNA polymerase, इसके कुछ यहाँ पर एफिशिएंसी भी है और कुछ ऐसी बात है जिससे हम कहेंगे कि यहाँ पर अगर बात करेंगे कि पॉलीमराइजेशन तो ये करता है, इट कॉजेज द पॉलीमराइजेशन, बट इट कांट स्टार्ट पॉलीमराइजेशन। इट कैन ओनली कैटालाइज पॉलीमराइजेशन। ये बात अच्छी तरह याद रखें। पॉलीमराइजेशन को ये स्टार्ट नहीं कर सकता, ये सिर्फ ऐड कर सकता है। ऑलरेडी चेन होगी वहां पर, उस पे कैटलाइज कर सकता है पॉलीमराइजेशन, मतलब फिर न्यूक्लियोटाइड्स को इनके साथ जोड़ सकता है। देयर शुड बी ऑलरेडी प्रेजेंट ए स्मॉल चेन जिस पर ये कैटालिसिस करेगा, कैटलाइज करेगा पॉलीमराइजेशन की। बट रिमेंबर इट कैंट स्टार्ट द प्रोसेस। तो इसलिए जो अभी हमने यहाँ पर प्राइमर की बात की, वो प्राइमर बनता है, उसी पर ये ऐड करता है फिर न्यूक्लियोटाइड्स, जो हम अभी देखेंगे कुछ मिनटों के बाद इस अपने वीडियो में जब हम डिस्कस करेंगे ये। लेकिन यहाँ पर हम याद रखेंगे डीएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम व्हिच कॉजेज द पॉलीमराइजेशन ऑफ deoxyribonucleotides to form the new strands or on the template। Now remember one thing, that it can't start this polymerization or the replication, but it can only catalyze on a previously forward small RNA chain जिस पे ये करता है। Now this DNA polymerase in prokaryotes, जो prokaryotes होते हैं, for example E. coli, there are 3 types of these DNA polymerases। तो डीएनए पॉलीमरेजेस प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप के होते हैं। दीज आर कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहां पर जो मेनली इन्वॉल्वड जो पॉलीमराइजेशन में है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो यहीं पर एक बात याद रखें, इस डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के 7 components है। There are 7 components of this DNA polymerase third। These are alpha, beta, delta, gamma, epsilon, theta and tau। These are the 7 components of the DNA polymerase third which is mainly responsible for the polymerization जो अभी हमने डिस्कस की। Here DNA polymerase first starts is used for the initiates this polymerization, and this polymerase first and second they can be responsible also for this DNA repair and also in the proofreading। Now these are the DNA polymerases present in case of these prokaryotes। But in eukaryotes, there are 5 types of DNA polymerases। 5 types of DNA polymerases।
यहाँ पर 5 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेस हैव बीन नेम्ड लाइक दिस। एक का नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। So these are the 5 types of DNA polymerases found in the eukaryotes. Remember, DNA alpha initiates this polymerization, that is replication. This DNA polymerase beta, it causes the proofreading, or it can be used for the DNA repair. And DNA polymerase gamma, it is used for the proofreading in the mitochondrial DNA replication. DNA delta is the main enzyme which is responsible for this polymerization, जिसका हम आगे चलकर जिक्र करेंगे. And this DNA epsilon, this is important. This DNA epsilon, कभी कभी आपको क्वेश्चन मिलेगा, the DNA polymerase responsible for replication in case of polymerization in case of eukaryotes. तो वहां पर अगर क्वेश्चन का जवाब इस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, डेल्टा, और अगर इसका चौथा जो ऑप्शन है वो इस तरीके से होगा डेल्टा पर एप्सिलॉन. सो यहां पर हम जब टिक देते हैं तो अप्रोप्रिएट इज दिस डेल्टा एंड एप्सिलॉन. नाउ व्हाई? जो नॉर्मली हम देखते हैं कि डेल्टा हम देख रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा इज इन्वॉल्वड, बट जो आजकल होता है ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सेल्स, जैसे कि रिसेंटली आपने सुना होगा कि ग्रो किया जाता है इस कोरोना वायरस को भी ह्यूमन सेल्स पे, और जो वो ह्यूमन सेल्स हैं वो उसी की सेल लाइन है, एक पेशेंट से ली गई, और इन सेल्स का नाम रखा गया है हीला सेल्स. हीला सेल्स आर द ह्यूमन कैंसरस सेल्स, और ये कैंसरस सेल्स इनकी एक पिक्यूलरिटी है, एक स्पेशल रेप्लिकेशन इनमें होती है. तो इनके लिए जो डीएनए पॉलीमरेज देखा गया, एंड दैट इज डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन. तो अगर हम देखेंगे ओवरऑल यूकैरियोट्स में हम देख सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज delta and DNA polymerase epsilon both are involved in the replication or polymerization of DNA deoxyribonucleotides. Now here, this was a small discussion over the enzymes which are used. Nevertheless, एक last enzyme की बात करेंगे हम यहाँ पर, that is called DNA ligase. डीएनए लाइगेज को डिस्कवर किया खुराना ने, हरगोबिंद खुराना. डॉक्टर हरगोबिंद खुराना डिस्कवर्ड इट इन 1967. तो यहां पर डीएनए पॉलीमरेज को डिस्कवर करने वाला कॉरनबर्ग है. कॉरनबर्ग क्योंकि उसने 1968 में उसको डिस्कवर किया. यहां पर डीएनए लाइगेज जो है, अभी आगे चलकर जब हम देखेंगे, जब डीएनए रेप्लिकेशन का पूरा जो मैकेनिज्म देखेंगे, उसमें देखेंगे कि एक स्ट्रैंड जो वहां पर बनता है वो फ्रेगमेंट्स में बनता है, जिन्हें हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं. उन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए एक एंजाइम है, दैट इज कॉल्ड डीएनए लाइगेज, और उस स्ट्रैंड को हम नाम देते हैं लैगिंग स्ट्रैंड. तो यहाँ पर ये एंजाइम जो इन्वॉल्व है वहां पर, जिसको हमने मेंशन किया. इस तरीके से यहाँ पर जो भी एंजाइम्स इन्वॉल्व है डीएनए रेप्लिकेशन में, उनका मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताया. अब हम यहाँ पर देखेंगे दूसरा सेक्शन और दूसरा ब्लॉक जो मैं यहाँ पर ले रहा हूं, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. अभी तक हम बात कर रहे थे एंजाइम्स की जो डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है. अब हम बात करेंगे ये रेप्लिकेशन का ओरिजिन कहां से स्टार्ट होता है. क्या डीएनए मॉलिक्यूल की हर जगह पे ये रेप्लिकेशन हो सकती है या किसी खास जगह पे? तो एक खास जगह होती है या जगह होती है, प्लेस स्पॉट होता है जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है. DNA replication starts at a point or a spot. That point
is called the origin of replication, or simply ORI, abbreviated as ORI. So origin of replication means the starting point where the replication would start. अब replication यहाँ पर start कहाँ पर हो जाएगी, इसके लिए हम यहाँ पर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के DNA को अलग अलग लेंगे. As we know that in prokaryotes the DNA is naked, it is not covered by histones. Sorry. यहाँ पर DNA molecule is circular, जैसे कि इसकी इतना बड़ा भी नहीं होता है. 4.6 into 10 raised power 9 बेस पेयर्स होती है इसमें, ई कोलाई में. तो ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी नहीं होता है, सीधा साइटोप्लाज्म में ही होता है, और इसको हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, इन केस ऑफ बैक्टीरिया. नाउ हियर, as this is a circular DNA molecule as compared to this eukaryotic DNA. Eukaryotes में जो DNA है, it is present in different chromosomes. For example, in human beings, there are 23 pairs of chromosomes. तो उन 23 pairs of chromosomes में जो सारा genetic material DNA है, that is distributed. तो यहाँ पर कदरे हम in comparison हम देखेंगे कि DNA molecule lengthy है, long है. तो यहाँ पर यूकैरियोट्स में हम देख रहे हैं कि एक जगह पर, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है. तो यहाँ पर स्टार्ट होकर ये दोनों साइड से चलती है, एक साइड से भी, इस साइड से भी. तो इस तरीके से रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है. तो चूंकि यहाँ पर एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इसलिए हम इसे कहेंगे, सारे जो इस डीएनए को हम कहेंगे रेप्लिकान. तो एक रेप्लिकान कहेंगे हम, या मोनो रेप्लिकानिक यहाँ कहेंगे हम, तो इसे हम कहेंगे रेप्लिकान. अब बात करेंगे इन यूकैरियोट्स की. यूकैरियोट्स में एक बहुत बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल होता है. फ्रॉम वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम टू द अदर एंड ऑफ द क्रोमोसोम एक बड़ा सा डीएनए मॉलिक्यूल होता है. अब यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम डीएनए रेप्लिकेशन? ऐसा कह सकते हैं कि एक साइड से डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगी. तो डीएनए रेप्लिकेशन अगर हम ह्यूमन क्रोमोसोम में, टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम में तकरीबन 150 मिलियन बेस पेयर्स होती है. यहाँ पर इसे ध्यान से सुनो, तो मैं एक अच्छे नीट के क्वेश्चन के बारे में आपको बता दूं और आपसे पूछूंगा. एक टिपिकल यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में हम देख रहे हैं देयर आर अबाउट 150 मिलियन बेस पेयर्स, एंड रेप्लिकेशन जो होता है तकरीबन 50 बेस पेयर्स पर सेकंड होता है. और 50 बेस पेयर्स पर सेकंड जो रेप्लिकेशन अगर हम रेट रखेंगे, दिस वुड, अगर एक जगह से स्टार्ट करेंगे तो देन इट वुड टेक एटलीस्ट 1 month फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ ए डीएनए प्रेजेंट इन ए सिंगल क्रोमोसोम. तो एक डीएनए, एक क्रोमोसोम के डीएनए को रेप्लिकेशन के लिए 1 महीना लग जाएगा, जबकि हम देख रहे हैं कि इसमें इतनी सारी बेस पेयर्स हैं, वेरी लॉन्ग, और ये रेट है. तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं जो एक्चुअल टाइम है दैट इज 1 hour, 1 घंटे में होती है रेप्लिकेशन. नाउ हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर वुड बी सेवरल रेप्लिकेशन ओरिजिन्स. फॉर एग्जांपल यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक. ये इसी तरीके का एग्जांपल है, मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा. फॉर एग्जाम्पल यू आर बिल्डिंग ए रोड, आपको एक रोड बनाना है तकरीबन 5-10 किलोमीटर का. तो रोड का जो आपके पास मैप है, लेट दिस बी लाइक दिस 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 दिस. तो अगर आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में इसे कंप्लीट करना है तो आप क्या करेंगे? क्या आप इसे यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ कुछ मजदूर रखोगे या काम करने वाले रखोगे जो रोड को बिल्ड करते करते जाएं, और हाँ दूसरी तरीके से थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए यहाँ से भी आप स्टार्ट करोगे.
लेकिन अगर आपको ज़्यादा कम टाइम में इसे देना होगा बनाकर, तो क्या आप ये नहीं करोगे कि यहाँ पर भी आप लगाओगे काम करने वाले, जो इस साइड से भी काम करें, इस साइड से भी काम करें, यहाँ पर लगाओगे जो इस साइड से काम करें, इस साइड से काम करें, यहाँ पर जो इस साइड से काम करेंगे और इस साइड से भी काम करेंगे। तो अगर ऐसा होगा, कैन वी से दैट द मिनिमम टाइम में ये रोड कंप्लीट हो सकता है, दैट इज। तो इसी तरीके से अगर इतना लेंथी डीएनए मॉलिक्यूल है यूकैरियोट्स में, एक ही जगह पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होने की वजह से इसमें बहुत टाइम लगेगा रेप्लिकेशन के लिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन होने चाहिए और होते भी हैं, इसलिए हर जगह पे दोनों साइड से रेप्लिकेशन होती है। तो इस तरीके से जल्दी जो स्पीड है उसके हिसाब से बहुत कम टाइम में, जितने टाइम में इसको रेप्लिकेट करना पड़ता है वो हो जाता है। ना यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर पूछा जाता है, हाउ कैन यू से दैट देयर इज ओनली वन रेप्लिकेशन origin of replication in case of prokaryotes and there are many? This is called then the multi-repliconic. So the question may be in other words, how can you say that it is monorepliconic, it is multi-repliconic? तो यहाँ पर बहुत सारी जो एक्सपेरिमेंट्स है, एक एक्सपेरिमेंट जो यूजुअली यूज होती है, दैट इज कॉल्ड पल्स एंड चेज एक्सपेरिमेंट। इस पर मैं इस वक्त ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा मैं बता दूं, आगे वाले वीडियो में मैं इस पर डिटेल डिस्कशन करूंगा। यहाँ पर हम यूज करते हैं ये पल्स एंड चेज, यहाँ पर सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन में ही नहीं यूज होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में उनका ऐसे करने के लिए हम यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर इसे हम डीएनए की इस रेप्लिकेशन origin ऑफ रेप्लिकेशन ढूंढने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, हम यूज करते हैं ट्राइटिएटेड थायमिडीन, जो थाइमीन हम यूज करते हैं यहाँ पर, दैट वुड बी द रेडियो एक्टिव, और इसको एक्सपोज करते हैं कुछ ब्रीफ स्पान के लिए, फिर जल्दी से ही जो एक्सपोज डीएनए मॉलिक्यूल है उसे कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं। हम एक स्लाइड पे इसे लेते हैं और उसमें हम फिर कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, दैट इज कंपेयर करते हैं इसको। पहले को हम देते हैं ब्रीफ मोमेंट के छोटे से मतलब टाइम पीरियड के लिए, जिसे हम पल्स कहते हैं, और फिर इसे हम चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे इसकी रेडियो एक्टिविटी देखी जा सकती है, तो उसे हम चेज कहते हैं। जब हम ये पल्स एंड चेज एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं, वी सी दैट इट शोज रेडियो एक्टिविटी एट मनी प्लेसेस। इसका मतलब यहाँ पर जो रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है वो बहुत जगह पे हो जाती है, दैट इज कॉल्ड, व्हाई वी कॉल इट एज मल्टी रेप्लिकॉनिक। एक और बात यहाँ पर मैं करूँ, यहाँ पर इस प्रोकैरियोटिक, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ई कोलाई डीएनए, यहाँ पर एक ही origin ऑफ रेप्लिकेशन है, दोनों साइडों से प्रोसीड होती है रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन यहाँ पर तकरीबन 38 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है, और जबकि जो हम देखते हैं बाइनरी फिशन इन केस ऑफ दिस ई कोलाई इज नियरली 20 मिनट्स। सो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम एक तरह से कह रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स टेक्स 38 मिनट्स फॉर द होल क्रोमोसोम और फॉर द होल डीएनए मॉलिक्यूल टू बी रेप्लिकेटेड, इट टेक्स 38 मिनट्स। और दूसरे साइड से हम ये कहते हैं कि एक बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया बनता है बाइनरी फिशन के दौरान 20 ही मिनट में। तो ये कैसे पॉसिबल है कि 38 मिनट्स रेप्लिकेशन के लिए चाहे, तो हम कहते हैं कि तो 20 ही मिनट में डिवाइड हो जाएगा, तो किस तरीके से संभव है? तो इसके लिए आप याद रखें, जब ये रेप्लिकेशन होती है तो एक दूसरा जिसे हम कहते हैं मल्टीफोक रेप्लिकेशन हो जाती है यहाँ पर। मतलब कि यहाँ पर जब एक पार्ट रेप्लिकेट हो चुका है तो जो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बने हैं तो वो भी रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से
20 मिनट्स में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डिवाइड हो सकता है। फिर से मैं बोल दूं कि यहाँ पर 38 मिनट 38 मिनट्स लगते हैं रेप्लिकेशन को पूरा होने में, लेकिन 20 ही मिनट में सेल कैसे डिवाइड करेगा, तो आप याद रखेंगे यहाँ पर मल्टीफोक प्रोसेस चलता है कि जो ही ये स्टार्ट करता है रेप्लिकेशन, तो फॉर एग्जांपल ये पोर्शन रेप्लिकेट कर चुका है और ये अभी हो रहा है, तो यहाँ पर जो डीएनए डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बना है, तो ये देखिए, तो वो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल जो दो है वो फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं मल्टीफोक रेप्लिकेशन। तो इस तरीके से हम देखेंगे, जब यहाँ पर देखेंगे एक ऑलरेडी बन चुका है 38 मिनट्स में, दूसरा भी उसी टाइम के नज़दीक ही बनेगा, फिर आगे चलकर थोड़ा कम टाइम, तो इस तरीके से 20 मिनट काफ़ी है एक सेल को डिवाइड करने के लिए। दिस इज ड्यू टू दिस मल्टीफोक। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो फिर से मैं बता दूं, वो पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट जहां से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सिंपली वी कॉल इट एज ORI. Now, there is a single origin of replication in case of prokaryotes, and the replication now extends both ways to complete. और हाँ, एक बात और साथ याद रखें, देयर इज मल्टीफोक रेप्लिकेशन कि जो पोर्शन में थोड़े पोर्शन में जो डॉटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो भी ऑलरेडी कर चुके होते हैं स्टार्ट एक नई रेप्लिकेशन। तो इसी वजह से नो डाउट टाइम जो 38 मिनट से यहाँ लगता है, तो 20 मिनट में ही सेल डिवाइड करेगी। तो यहाँ पर जो डीएनए रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में है, एक जगह पे होगा या दो ही जगह पे होगा, तो इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। जैसे कि अभी मैंने कहा तकरीबन 1 महीना एक क्रोमोसोम को लगेगा, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होने चाहिए, और वो हम प्रूव कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ दिस प्लस एंड चेज एक्सपेरिमेंट। सो वी कैन से दैट इट इज मल्टी रेप्लिकोनिक।